जरा इमेजिन कीजिए, भारत जैसा एक विशाल देश जहां 6 लाख से भी ज्यादा अलग अलग गांव हैं। आखिर इतने बड़े स्केल पर गवर्नेंस का पहिया घूमता कैसे है? ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है। करोड़ों जिंदगियों को सीधे तौर पर प्रभावित करने वाली इस व्यवस्था को चलाना सच में एक बहुत बड़ी पहेली है। सोचिए, एक ऐसा सिस्टम जो दिल्ली के एसी कमरों से नहीं, बल्कि सीधे गांव की चौपालों से काम करता हो। और हाँ, अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी चल रही है, तो इस टॉपिक पर खास ध्यान देना जरूरी है। ये एक गारंटीड हाई यील्ड टॉपिक है। पंचायती राज सिस्टम सिर्फ गवर्नेंस समझने के लिए नहीं, बल्कि एग्जाम क्लियर करने के लिए भी एक मस्ट नो एरिया है, क्योंकि यहाँ से हर साल सीधे सीधे सवाल बनते ही बनते हैं। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम पंचायती राज के इसी पूरे आर्किटेक्चर को डीकोड करेंगे, बिल्कुल शुरुआत से लेकर इसकी असली पावर तक, हर एक लेयर को बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से समझेंगे। चलिए सीधे टॉपिक पर आते हैं। आज का हमारा एजेंडा कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले बात करेंगे गवर्नेंस की पहेली पर, फिर समझेंगे बलवंत राय मेहता का ब्लूप्रिंट, उसके बाद द 3 tier स्ट्रक्चर, फिर 73rd संविधान संशोधन और आखिर में इनकी पावर्स और फंक्शंस। सेक्शन 1, द गवर्नेंस पजल। देखिए, प्राचीन भारत में ग्राम पंचायतें तो हमेशा से हुआ करती थीं, लेकिन आज़ादी के बाद एक मॉडर्न डेमोक्रेसी को चलाने के लिए एक प्रॉपर स्ट्रक्चर चाहिए था। इस पजल को सॉल्व करने के लिए एक के बाद एक कई कमिटियां बनी। 1957 में बलवंत राय मेहता, 1977 में अशोक मेहता, 1985 में GVK राव और 1986 में LM सिंघवी कमेटी। सबने सिस्टम को मजबूत करने के लिए अपने अपने आइडियाज दिए। सेक्शन 2, बलवंत राय मेहता का ब्लूप्रिंट। इन सब कमेटियों में जो सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित हुई, वो थी 1957 की बलवंत राय मेहता कमेटी। यहीं से एक बहुत ही पावरफुल टर्म निकल कर आता है, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, यानी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। इसका सीधा सा मतलब था पावर को टॉप लेवल से हटाकर सीधे सबसे निचले पायदान पर बैठे लोगों के हाथों में सौंप देना, बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पर। सेक्शन 3, द 3 tier स्ट्रक्चर। मेहता कमेटी ने ही वो ब्लूप्रिंट दिया जिससे आज के पंचायती राज की मांसपेशियां बनी। इसे एक सीढ़ी की तरह समझिए। सबसे नीचे यानी स्टेप 1 पर है ग्राम पंचायत, जो गांव के लेवल पर काम करती है। फिर एक स्टेप ऊपर ब्लॉक लेवल पर आती है पंचायत समिति, और सबसे ऊपर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बैठती है जिला परिषद। यही वो 3 tier स्ट्रक्चर है जो इस पूरे व्यवस्था की मजबूत रीढ़ है। सेक्शन 4, द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कमिटियों ने स्ट्रक्चर तो बता दिया था, लेकिन इस पूरे सिस्टम को असली संवैधानिक दांत मिले 73वें संविधान संशोधन से। साल 1992, ये साल एग्जाम के नजरिए से बहुत अहम है। इसी साल संविधान में पार्ट 9 जोड़ा गया और पंचायतों का गठन राज्यों के लिए सिर्फ एक चॉइस नहीं, बल्कि एक मैंडेटरी ड्यूटी बन गया। इस अमेंडमेंट के कुछ मैंडेटरी प्रोविजंस हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, जैसे हर लेवल पर डायरेक्ट इलेक्शन होंगे, कार्यकाल पूरे 5 साल का फिक्स होगा, इलेक्शन बिल्कुल फेयर हो, इसके लिए आर्टिकल 243K के तहत स्टेट इलेक्शन कमीशन बनेगा, और हाँ, पंचायतों के पास पैसों की कमी न हो, इसके लिए स्टेट फाइनेंस कमीशन बनाना भी मस्ट कर दिया गया। अब जरा रिजर्वेशन पर नजर डालते हैं। आर्टिकल 243D, ये सच में एक मास्टर स्ट्रोक था। सभी लेवल्स पर कम से कम 1/3 यानी 33.3% सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व कर दी गईं। साथ ही SC और ST कम्युनिटीज के लिए भी उनकी पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में रिजर्वेशन फिक्स किया गया। ये इसलिए किया गया ताकि समाज के हर वर्ग की डिसीजन मेकिंग में सीधी हिस्सेदारी हो। अब देखिए, यहाँ अक्सर 73वें और 74वें अमेंडमेंट को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। इसे एकदम क्लियर कर लेते हैं। 73वां अमेंडमेंट सिर्फ और सिर्फ रूरल एरियाज यानी पंचायतों और संविधान के पार्ट 9 से डील करता है, जबकि 74वां अमेंडमेंट अर्बन एरियाज यानी नगर पालिकाओं और पार्ट 9A से जुड़ा है। दोनों का स्कोप बिल्कुल अलग है। सेक्शन 5, पावर्स और को फंक्शंस। अब तक हमने इसका कंकाल देखा, लेकिन अब बात करते हैं इसके नर्वस सिस्टम की। आखिर असल जिंदगी में ये पंचायतें काम क्या करती हैं? नंबर 29, ये कोई रैंडम नंबर नहीं है। 73वें संशोधन के जरिए संविधान में एक नई 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसके तहत पूरे 29 विषय सीधे तौर पर पंचायतों को सौंप दिए गए। मतलब इन 29 मामलों में पंचायतें खुद योजनाएं बना सकती हैं और पूरी तरह से खुद डिसीजन ले सकती हैं।
और ये 29 सब्जेक्ट्स कोई किताबी बातें नहीं हैं, ये डेली लाइफ के मुद्दे हैं, जैसे एग्रीकल्चर यानी लोकल खेती और सिंचाई मैनेज करना, हेल्थ और सैनिटेशन जिसके तहत प्राइमरी हेल्थ सेंटर चलाए जाते हैं, सड़कें और पुल बनवाना ताकि गांव की कनेक्टिविटी बनी रहे, और एजुकेशन जिसमें प्राइमरी स्कूलों की देखरेख शामिल है। सच तो ये है कि जब लोकल लोग खुद अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो रिजल्ट्स कमाल के आते हैं। तो इस पूरे सिस्टम को डिकोड करने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। आज भी पंचायतों के सामने फंड्स की भारी कमी और ब्यूरोक्रेसी के दखल जैसी बड़ी चुनौतियां मौजूद हैं। तो क्या इतने सालों बाद सच्चा डिसेंट्रलाइजेशन आज एक रियलिटी बन पाया है, या फिर ये आज भी बस एक वर्क इन प्रोग्रेस है? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।